भाई लोगों, अगर आप लोग आ रहे हो कुवैत हाउस में काम करने के लिए और आप लोग को कुवैत हाउस में काम करना पसंद नहीं है, तो क्या आप लोग बाहर पे काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या आप लोग को यहाँ पे बाहर कहीं जॉब मिलेगी? तो आज मैं आप लोग को पूरा सिस्टम वाइज, यानी कि पूरा जो ट्रिक वगैरह है, किस तरीके से आप लोग बाहर काम कर सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो आज की। अगर आप लोग ने पूरी वीडियो अच्छे से देख ली तो आपको काफी ज्यादा जानकारी हो जाएगी। मैं आप लोग को बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। आप लोग को वीडियो पूरा क्यों देखना है? मुझे पता है कि आप लोग कुवैत हाउस में काम करने के लिए आना चाहते हो, और काफी भाई लोग ऐसे हैं जो कुवैत हाउस में काम कर यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है। यानी कि आपकी किस्मत कैसी है आपके हाथ में नहीं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे किस्मत को चेंज करना चाहते हो तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, यानी कि किस किस तरीके से आप लोग बाहर पे काम कर सकते हो। और मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, यानी कि आपको पूरा रियलिटी के तौर पर दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग को क्या काम करना है, आप लोग को पूरा वीडियो को देख लेना है ताकि आपको पता चले कि हाँ, हम इस तरीके से अगर आप लोग आते हैं कुवैत हाउस में काम करने के लिए और हम यहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने यहाँ हो जाता है, हमको पसंद नहीं आ रहा है काम, तो हम आराम से तनाजुल कैसे पा सकते हैं? अगर हमको हमारा जो कफील है तनाजुल नहीं दे रहा है तो हम क्या करें? तो आप लोग को इस वीडियो को अच्छे से देखना है। तो हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारे काफी ज्यादा ऐसे भाई हैं, यानी कि लाखों में ऐसे लोग हैं जो बाहर पे काम करते हैं। बाहर का काम करने का मतलब ये है ना, वो लोग बाहर पे इस तरीके से काम करते हैं क्योंकि बाहर पे इतना पैसा मिलता है ना, आप लोग को थोड़ा भी अंदाजा नहीं है। आप लोग तो बस इंडिया से वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग कुवैत से वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग को पता चल जाएगा यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अगर आप लोग कुवैत हाउस में काम करने के लिए आओगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? अगर आप लोग बाहर पे काम करोगे, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी हो गया या वजारा हो गया या कहीं कंपनी के अलावा दूसरा काम होता है बाहर पे, अगर आप लोग वहां पे काम करोगे ना, आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो मैं आपको पूरा आज बताने वाला हूं। और आप लोग को पार्ट टाइम कितना मिलेगा, पार्ट टाइम भी मिलता है, आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम जो होता है ना, आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। जैसे कि मोबाइल का खर्चा और रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पूरा आपको उसमें कवर हो जाता है और आपको पूरी सैलरी बच जाती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपकी पूरी सैलरी अपने घर, अपने वतन, अपने इंडिया, आराम से जिस भी कंट्री रहने वाले हो आप लोग आराम से भेज सकते हो। आप लोग किसी भी कंट्री रहने वाले हो, चाहे पाकिस्तान के रहने वाले हो, चाहे नेपाल के रहने वाले हो, चाहे बांग्लादेश के रहने वाले हो, ये मायने नहीं रखता। अगर आप लोग कुवैत में इस तरीके से जॉब करोगे जैसा कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो आप लोग को वीडियो को पूरा देख लेना भाई, आपको छोड़ के जाना नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग ने छोड़ के वीडियो, अगर आप लोग वीडियो छोड़ के चले गए तो आप लोग काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग पक्का मिस कर जाओगे। तो मुझे बाद में मत कहना कि भाई आपने अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं आप लोग को कोई भी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ, आप लोग को पूरा मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वन बाय, यानी कि फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। तो गाइस आपको पता होना चाहिए ना, जैसे कि हमारा जब कोई भाई इंडिया से कुवैत आता है तो सबसे पहले क्या होता है ना, उनको जेरॉक्स वगैरह जो पासपोर्ट की कॉपी होती है। और मैं आप लोग को एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे काफी भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो बना रहे हैं ईसीआर और ईसीएनआर के बारे में, यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जो पासपोर्ट होता है उसको बोलते हैं, उसको फुल फॉर्म क्या होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। यानी कि वो पढ़े लिखा पासपोर्ट नहीं, यानी कि जो भी भाई लोग यहाँ पे आते हैं, यानी कि 5 क्लास पढ़कर, यानी कि अंडर 10 क्लास, यानी कि 10 क्लास के पहले अगर वो लोग पढ़ के आते हैं ना, उस पर पासपोर्ट पीछे लिखा रहेगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग हाई स्कूल पढ़कर आ रहे हो, और मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, और जैसे कि अगर आप लोग कुवैत आना चाहते हो, काफी भाई लोग हमारे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं। उनको क्या रहता है ना, उनको कुवैत आने में काफी ज्यादा तेजी रहती है कि हमको कुवैत में जाना है, पैसा कमाना है। और इंडिया में वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं, कहीं दुकान पे काम कर रहे होते हैं, मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि कपड़े की दुकान पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि जब वो लोग हाई स्कूल क्रॉस हो जाते हैं, इंटर क्रॉस हो जाते हैं ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, भाई हमको जल्द से जल्द कुवैत जाना है। उनकी एज कितनी होती है, 20 साल या 21 साल हो जाती है। लेकिन वो लोग क्या काम करते हैं ना, जल्दबाजी में वो लोग अपना पासपोर्ट अपने ट्रेवल एजेंट, जो ट्रेवल वगैरह होते हैं ना, उनके जो एजेंट वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं भाई हमको प्लीज पासपोर्ट बनवा दीजिए, हमको बस पासपोर्ट हमारे हाथ में आना चाहिए। लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि जो उनका एजेंट होता है वो तो पासपोर्ट फटाफट बनवा लेता है। कितना पैसा लेता है, 17,000, कोई 20,000, कोई, यानी कि क्या भी पैसा ले ले उसके ऊपर डिपेंड करता है, एजेंट के ऊपर। लेकिन यही भी आपकी गलती होती है। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ, आप लोग जब भी कहीं पे जाएं, चाहे सऊदी हो गया, चाहे कतर हो गया, चाहे ओमान हो गया, चाहे दुबई हो गया, चाहे किसी भी गल्फ कंट्री हो गया, आप लोग को पासपोर्ट पढ़ा लिखा बनाना, यानी कि ईसीएनआर बनवाना है। ईसीएनआर का मतलब क्या होता है ना, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें यही होता है कि आप लोग का पासपोर्ट पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर आप लोग जल्दबाजी में पासपोर्ट बनवा लोगे
अभी मैं आप लोग को एक स्टोरी बता रहा हूँ। जैसे कि आज के 4 साल पहले की बात है। जैसे कि हमारे इंडिया में, जैसे कि हमारे यूपी के रहने वाले कुछ बंदे थे, वो लोग पढ़े लिखे थे, यानी कि हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट पढ़े लिखे थे। लेकिन वो लोग को क्या था ना, वो लोग को काफी ज्यादा जल्दबाजी थी कुवैत आने के लिए। और वो लोग क्या बोल रहे थे, भाई हम कुवैत में जाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, लाखों में कमाएंगे, 50,000 रुपया पर मंथ कमाएंगे, और हम जल्द से जल्द तो कैसे भी हमारा पासपोर्ट हमारे हाथ में आए और हम कुवैत चले जाएं। तो यहीं पे उनकी गलती होती है। गलती क्या होती है, वो लोग भाई क्या काम करते हैं ना, अपने जो एजेंट वगैरह होते हैं, मैं किसी भी एजेंट का नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि अगर वो वीडियो देखेगा तो हो सकता है कुछ इशू हो जाए, बाकी कुछ उखाड़ नहीं सकते मेरा। तो वो लोग जैसे कि जब वो लोग गए थे पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो लोग एजेंट के पास गए, बोले कि भाई हमारा पासपोर्ट बनवाना है और हम लोग 10+2 पास हैं। तो जब 10+2 पास होते हैं, यानी कि 12 पास होते हैं, तो आपकी जो मार्कशीट पे एज होती है काफी कम होती है, यानी कि कुवैत आने के लिए एलिजिबल नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि कुवैत आप लोग तुरंत नहीं आ सकते हो 12 पास होते ही। अगर आप लोग बीएससी या एमए कर लेते हो, यानी कि बीए भी कर लेते हो, तो आप लोग हो सकता है 22-23 हो जाओ, तो कुवैत आने के लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन हमारे भाई लोग काफी ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं और कुवैत आने के लिए वो लोग एकदम उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो वो लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं ईसीआर वाला। यानी ईसीआर वाला मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। वो पढ़ा लिखा पासपोर्ट नहीं होता है, जाहिल वाला पासपोर्ट होता है। तो यहीं पे बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं। मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग को कुवैत आने में इतना ज्यादा जल्दबाजी है, अगर आप लोग को कुवैत आने में इतना ज्यादा यानी कि उत्साहित है, अगर आप लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो, आप लोग आइए, मेरी तरफ से आप लोग को वेलकम है। और आप लोग को भाई कोई नहीं रोक सकता आने के लिए, लेकिन थोड़ा बुद्धि और दिमाग से लगा के आइए। ऐसा नहीं कि आप लोग के दिमाग में बस इतना है कि हमें कुवैत में जाना, पैसा कमाना है। अगर आप लोग कुछ कोर्स कर आते हो, आप लोग को बताना चाहता हूं कि यार कुवैत हाउस में क्या रहता है ना, आप लोग की लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। मैं आपको सीधा बताने वाला हूं। इसी में मैं कुछ टॉपिक और ऐड करना चाहता हूं, फिर मैं आपको फटाफट आगे बताने वाला हूं क्या क्या काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी अगर आप लोग जैसे कि बाहर पे काम करोगे। तो आप लोग को क्या रहेगा ना, आप लोग इंडिया में कोई कोर्स कीजिए यार, जैसे कि काफी ज्यादा कोर्स होता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि आप लोग के दिमाग में क्या होगा, हम कुवैत में जाएंगे, क्या ये काम करेंगे, हम सफाई करेंगे और ये वेल्डिंग का काम करेंगे। तो यार ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप लोगों को प्लीज यार कुछ ना कुछ कोर्स कर आइए। जब कुवैत में आप लोग जब भी आओगे ना कंपनी में काम करने के लिए ना, जो आपका सुपरवाइजर होएगा, जो आपका जैसे कि मसूल होएगा, यहाँ पे जो मसूल क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर हिंदी में बोलते हैं, हमारे इंग्लिश वगैरह में सुपरवाइजर, जो आपको पूरा देखेगा काम कैसे करते हो, आपका काम कैसा है, आपका काम ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर आपका काम ठीक नहीं रहेगा ना, वो आपका रिपोर्ट सीधा जाके सीईओ को देगा, यानी कि चेयरमैन जो कंपनी होगा, बड़ा जो कंपनी का वो मालिक होता है ना, ऑनर होता है ना, उसको जाके रिपोर्ट दे देगा। जैसे कि जब भी आप लोग कुवैत में स्टार्टिंग में आओगे ना, आपको पूरा निगरानी रखेगा, जो आपका सुपरवाइजर रहेगा, आपको अच्छा बात करेगा, यानी कि स्टार्टिंग में आपको अच्छे से बात करेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है ना, आपको पूरा उगलवा लेगा कि आपको क्या काम आता है। मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग कंप्यूटर का कोर्स कर आते हो, आपको पता है CCC हो गया, और भी MS ऑफिस हो गया, और एक्सेल वगैरह आपको पूरा अच्छे से आ रहा है। तो आप लोग बस इंडिया में कुछ हल्का फुल्का किए हो और यहाँ पर आपने आकर झूठ बोल दिया। जैसे कि आप लोग इंटरव्यू में कैसे भी करके पास हो गए और कुवैत हाउस का वीजा नहीं मिला आपको और इस वीजा पे आ गए हो। तो क्या करते हैं यहाँ पे भाई लोग, मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोग को, जैसे कि जब भी वो लोग कुवैत में एंट्री करते हैं और आपको यहाँ पे जब आपको एंट्री मिलेगी ना, आपको 1 या 2 दिन बाद कंपनी में लाती हैं। अब मैं यहाँ पे इसलिए मिक्स कर रहा हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे दिमाग में आ गया था। तो मैं सोच रहा था कि कुवैत हाउस को अभी थोड़ा लेट में शुरू करता हूँ, जो वहाँ पे काम रहता है, सैलरी कितनी मिलती है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से, ताकि आपके बीच कोई भी इन्फॉर्मेशन अधूरी न रह जाए। जैसे कि जब वो लोग आते हैं ना कुवैत में, जैसे कि जब भी आप लोग कोई भी वीजा पर आओगे, आप लोग मान लेते हैं कंपनी के वीजा पे आना चाहते हो, 18 नंबर वीजा पे आना चाहते हो, सूर वीजा उसको बोलते हैं, तो काफी अच्छा वीजा होता है, काफी पैसा भी लगता है आने में। लेकिन अगर आप लोग का कुछ पावर है, कुछ सोर्स है, तो कम से कम पैसे में आप लोग आ सकते हो। लेकिन हमारे भाई कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी हो जाती है भाई। यहीं पे तो उनकी गलती होती है यार, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। अगर उनको कंपनी में आना रहता है ना, तो कोई बोलता है आपको 4 लाख रुपए लगेगा, कोई बोलता है 6 लाख रुपए लगेगा, कोई बोलता है 3 लाख रुपए लगेगा। तो वो लोग आसानी से 3 लाख रुपया कैसे भी कर उधार वगैरह, जो कि गांव वगैरह में उनके कोई रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं ना, तो कैसे भी बोल देते हैं कि भाई हम कुवैत में जाएंगे, हम आपको बाद में पैसा चुका देंगे, पैसा पूरा पे कर देंगे। तो कैसे भी करके कुवैत में आ जाते हैं। तो और लोग कोई भी कोर्स किए नहीं रहते हैं। क्या रहता है ना, जैसे कि आप लोग जब भी कुवैत में एक कंपनी में काम करने के लिए आओगे ना, तो आपको यहाँ पे टैलेंट देखते हैं, आपकी स्किल क्या है, आपकी पावर क्या है, आप क्या जानते हो काम को।
तो जब भी आप लोग इतना पैसा लगा के आओगे यार, आप लोग 3 लाख 4 लाख रुपए लगा कुवैत में जब भी आओगे कंपनी में, तो आपको यहाँ पे पहले कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे कि आपको क्या आ रहा है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी है कि नहीं है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ, लाइव प्रूफ जो रियलिटी है। अभी यहाँ पे 1 साल पहले की बात है, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल तौर पर इसलिए बताना चाहता हूँ, कोई भी आपको स्टोरी के तौर पर नहीं, बस मैं आप लोग को एक बात मेरे आ गई थी, ये कंपनी के बारे में थी। एक बंदा आया था इजिप्ट से और दूसरा आया था इंडिया से, जो एक सच्ची घटना है, कोई भी झूठ वगैरह नहीं है। अगर आप लोग को मानना हो मानो, नहीं मानना कोई बात नहीं। जब भी आप लोग कुवैत आओगे तो आप लोग को पता चलेगा हाँ ये भाई सच बता रहा था। तो ये भाई जब इंडिया से कुवैत आया तो इसको काफ़ी ज़्यादा स्किल थी, काफ़ी इसकी ज़्यादा नॉलेज थी। तो ये कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे एक मालिया में कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, किसी भी कंपनी का नाम लेना अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं आप लोग को बाई सर्टिफिकेट ABCD वगैरह जो भी कंपनी होती है, मैं बस कंपनी का नाम यहाँ पे प्राइवेसी कर रहा हूँ। तो जो कंपनी में ये लोग आए थे 2 बार, एक बंदा मसर से आया था, एक बंदा आया था हमारे इंडिया से। तो एक की एज थी 32 साल, एक की एज थी 27 साल। जो 27 साल वाला था यानी कि 27 साल वाला था वो हमारे इंडिया का था, और जो 32 वाला था वो हमारे यानी कि हमारे नहीं, वो इजिप्ट का रहने वाला था। तो जब बंदा दोनों आए थे आगे पीछे आए थे, यानी कि एक ही कंपनी में 2 लोग का वीजा निकला था। और कंपनी का वीजा जो होता है 18 नंबर का वीजा होता है, और ट्रांसफर करवा सकते हो आप लोग 1 साल या 2 साल करने के बाद आप लोग कहीं पे आराम से रिन्यूअल करा सकते हो। लेकिन जो कुवैती का वीज़ा होता है, कफील का वीज़ा होता है, आप लोग कभी भी कंपनी में ट्रांसफर नहीं करवा सकते हो। अगर आप लोग को ट्रांसफर करवाना रहेगा तो दूसरे कफील के घर में आराम से ट्रांसफर करा सकते हो, क्योंकि जो कफील का वीज़ा होता है वो आप लोग कफीली के घर में आप लोग ट्रांसफर करा सकते हो। लेकिन जो कंपनी का वीज़ा होता है बस आप लोग कंपनी में ही ट्रांसफर करवा सकते हो, और कंपनी जो वीज़ा होता है वो आप लोग को गवर्नमेंट वीज़ा में ट्रांसफर नहीं करवा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रूल और कायदा कानून होता है, तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा सतर्क को यानी कि आप लोग को इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि यहाँ पे जब हमारा भाई वाला आया था इंडिया से, तो यहाँ पे उनको इंटरव्यू लिया गया। जैसे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कैबिन होती है और यहाँ पे 3 बजे के बाद मीटिंग लगती है, कभी कभी सुबह लगती है। लेकिन आपको जो इंटरव्यू लिया जाएगा, जैसे कि जब आप लोग इंडिया से कुवैत आओगे ना, आपका वीजा प्लस पासपोर्ट पूरा अच्छे से यानी कि वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये बंदा कैसा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ECNR है क्या है, ECR है। तो अगर आप लोग के पासपोर्ट पर ECNR है ना, आप लोग को कंपनी का वीजा आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ECR वाले हो, जैसे कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या होता है, बिना पढ़े लिखे। अगर आप लोग बिना पढ़े लिखे हो और अगर आप लोग सोचते हो कि हम कंपनी में जाएंगे, अच्छी खासी पोस्ट पर काम करेंगे, वहाँ पे कंप्यूटर रिलेटिव जैसे कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी हमको है, और जैसे कि हमको Excel आ रहा है, MS ऑफिस आ रहा है, CCC आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा यानी कि MS वर्ड वगैरह सीख लियो, काफ़ी ज़्यादा ये है कि आपको जानकारी है कंप्यूटर के बारे में। लेकिन हमारे भाई लोग क्या काम करते हैं, वो लोग पासपोर्ट एकदम गलती कर देते हैं बनवाने में, उसमें बनवा लेते हैं बिना पढ़ा लिखा पासपोर्ट, यानी कि पढ़ा लिखा पासपोर्ट नहीं। आप लोग मार्कशीट वगैरह से पासपोर्ट बनवाते नहीं हो और आप लोग जल्दबाजी में कुवैत आ जाते हो। आप लोग प्लीज़ पूरा लाइव प्रूफ यानी कि मार्कशीट से पासपोर्ट बनवाइए। पासपोर्ट ऐसी चीज़ है ना भाई, आप लोग कहीं भी जा सकते हो, कुवैत छोड़ दीजिए, आप लोग अमेरिका जा सकते हो, कहीं दूसरी कंट्री जा सकते हो, कुवैत को छोड़ दीजिए। कुवैत, कतर, ओमान, मस्कत, दुबई, आप लोग अगर यहाँ पे नहीं आना चाहते हो, अगर आप लोग UK जाना चाहते हो, तो आप लोग को 100% ECNR चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को इस पासपोर्ट की अवश्य यानी कि इस पासपोर्ट की जरूरत होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहीं पे टॉपिक को खत्म नहीं करते, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे भाई आया था 3 बजे, उसका इंटरव्यू था, मैं पूरा देख रहा था, क्योंकि ये मेरे से जैसे कि ये पूरा नया आदमी है, मैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुराना आदमी हूँ, लगभग 6 साल से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो जब यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया था, मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, तो बोला कि मैं UP का रहने वाला हूँ, और मुझे पूरा एड्रेस बता दिया कि फलाने फलाने जगह का रहने वाला हूँ, और वो फैजाबाद का रहने वाला था। फैजाबाद यानी कि UP से लखनऊ से लगभग 100 से 150 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। तो फैजाबाद ये पड़ता है गोरखपुर के बाद में अम्बेडकर नगर ये सब पड़ता है ना, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, और यहाँ पे आओगे तो लखनऊ पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर बीच में पड़ता रहता है, ये सब रास्ता पूरा है। तो मैंने पूछा कि अच्छा यहाँ के रहने वाले हो। काफ़ी बंदे यहाँ पे ऐसे हैं जो फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती और डिस्ट्रिक्ट यानी कि लखनऊ वगैरह बहुत से लोग हैं यहाँ पे हैं, सीतापुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे काम करते थे। तो मैंने पूछा कि अच्छा भाई आपको वीज़ा कैसे मिला, बोला कि हमारा एक यहाँ पे रिलेटिव रहता है, तो यही कंपनी में काम करता है, थोड़ा दूर पे कंपनी है, तो भाई कंपनी में काम करता था, फिर उसके वीज़ा निकाला, बोला कि हमारा एक भाई है, यानी कि कज़न है, यानी कि सगा नहीं है, कज़न है यानी चचेरा भाई है। तो कंपनी को मैनेजर को सीधा जो कंपनी का बॉस होता है, जो CEO होता है, उसी को बोला। फिर जो CEO का ऑर्डर होता है ना भाई, इतना खतरनाक ऑर्डर होता है ना, वीजा तुरंत तो निकल जाएगा भाई, आपका आज ही निकल जाएगा। अगर वो बोल देंगे तो ऐसी कापी दीजिए, मुझे वीजा चाहिए बस कैसे भी करके। जो कंपनी का जो मंदूक होता है, मंदूक यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो कंपनी में वीजा निकालते हैं, और यहाँ पे कोई भी अरबी वगैरह वीजा नहीं निकालता है, आप लोग मत सोचना।
ओनली कोईती लोग वीजा निकालते हैं अपने घर में काम करने के लिए अपने बंदे लोग को। लेकिन कंपनी में जो वीजा निकलता है, जो मंदूक होते हैं वो निकालते हैं, बाकी कंपनी में जो मैनेजर होता है उसकी साइन चलती है, बस साइन कराकर वो लोग वीजा जाते हैं, ऑफिस से निकलवा कर लेकर यहाँ पे कुरियर करते हैं, या कोई बंदा जाने वाला होता है उसको भिजवा देते हैं, इसी तरीके से वीजा मिलता है। तो जब भाई का इंटरव्यू हो रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप लोग को छोड़ के वीडियो कभी यार जाना मत, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप लोग सोचते हो भाई ये फालतू में लंबी वीडियो बनाता रहता है, फालतू में लंबी वीडियो नहीं भाई, आप लोग के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे भाई लोग क्या रहता है ना, काफी ज्यादा उनको परेशानी हो जाती है कुवैत में आने के बाद, चाहे घर में काम करें चाहे वो लोग कंपनी में काम करें, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि जब वो इंटरव्यू देने के बाद यहाँ पे आया तो इसका इंटरव्यू हो गया 3 बजे से लेकर 3:30 या 3:45 बजे तक, पौना घंटा उसका इंटरव्यू चला। तो मैंने उसको पूछा कि भाई आपको इंग्लिश आती है? जब स्टार्टिंग में वो आया यहाँ पे तो मैंने पूछा, हिंदी उसको आ रही थी, बहरहाल उसकी लैंग्वेज से मालूम हो गया था, वो अपने घर वगैरह बात कर रहा था, फलाने फलाने क्या बात कर रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन वो अच्छे से बात कर रहा था। मुझे पता चला कि लगता है ये यूपी का रहने वाला है। तो बाई लक मैंने उसको पूछा, भाई लगता है आप यूपी लखनऊ के पास के रहने वाले हो? तो मुझे बोला कि भाई हाँ मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या वगैरह, अयोध्या के पास का रहने वाला था। तो मैंने उसको पूछा ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा मुझे लगा, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ। तो मैंने पूछा कि अच्छा आपका इंटरव्यू कभी है? तो बोला कि वो बॉस ने बोला है सुपरवाइजर के साथ मेरी मीटिंग है, यानी कि उसी में इंटरव्यू होगा और मेरे काम के बारे में पूरा इंटरव्यू होगा, मुझे क्या काम आता है। तो पूरा इंटरव्यू वहाँ पे गया अंदर ऑफिस में। मैंने बोला कि भाई आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डरो मत, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो जब इंटरव्यू में गया वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। डरना की बात क्या थी ना कि इतना पैसा लगा कर आती हैं। वो बंदा बोला कि मैं 3 लाख रुपए लगा के आया हूँ कुवैत। 3 लाख रुपए लगाने के बाद जब कोई बंदा इंटरव्यू में फेल होएगा ना, तो उनको यहाँ पे ऐसी जॉब मिलेगी ना, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा और देखना है वीडियो को, आपको कौन सी जॉब मिलेगी। अगर आप लोग इंटरव्यू फेल हो जाएंगे ना, आपको यहाँ पे कैसी कैसी जॉब मिलेगी, क्या खराब है कि अच्छी है। तो चलिए बात करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग का इंटरव्यू हो रहा है, सबसे पहले आप लोग को पूछेंगे कि आप पहले कहीं पे काम कर चुके हो, जैसे कि सऊदी या दुबई या ओमान, या आप लोग चले गए हो वहाँ पे कतर, या आप लोग किसी भी गल्फ कंट्री में कुवैत के आने से पहले। और आपको ये भी पूछेंगे अगर आपकी थोड़ा एज ज़्यादा है, जैसे कि आपकी 32 है, तो वो लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि लगता है ये बंदा कहीं बाहर रह चुका है। तो वो लोग अपने आइडिया से पूछते हैं कि आपने पहले यहाँ कुवैत में काम किया कहीं कंपनी में? अगर आप लोगों ने बोला हाँ, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप लोग नहीं काम किए हो कहीं पे दुबई या कहीं पे, आप लोग का पूरा ट्रू बोलना है, यानी कि पूरा सच बोलना है, आपको फेक वगैरह कुछ भी नहीं बोलना है। क्योंकि अगर आप लोग फेक बोलते हो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं आपको बस एक एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं कुवैत में हूँ और अभी मैं चला गया इंडिया, ठीक है, और मुझे अभी आना है दूसरे वीजा पे कंपनी में, और मैं फाइनली मैं आपको दूसरे कंपनी में आ भी चुका हूँ। और बात जब मेरा इंटरव्यू होगा, तो जब वो मेरा इंटरव्यू होगा ना, वो मुझसे पूछेगा, बॉस वगैरह जो सुपरवाइजर वगैरह होती हैं, जो मसूल होते हैं, तो मुझसे पूछेगा कि भाई जब आप कुवैत में आए थे, क्या आप सबसे पहले पूछेंगे कि आप क्या कुवैत में पहले काम कर चुके हो, या सबसे पहले पूछ सकते हैं आप किसी भी गल्फ कंट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 कंट्री होती हैं, कतर, ओमान, मस्कत, ये सब और वाटेवर और भी जो हो सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे सीधा एकदम सच जवाब दूंगा, मैं कोई भी झूठ वगैरह नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास सच्चाई है। अगर मेरे पास सच्चाई ना होती तो मैं झूठ बोलता। झूठ बोलने की यार क्यों आप लोग आदत डालते? झूठ कभी भी नहीं बोलना है, आपको पूरा सच्चाई बोलना है। जैसे कि जब आपको इंटरव्यू पूछेंगे तो आप कहाँ पे काम करते थे, फलाने फलाने कंपनी में, फलाने जहाँ पे, तो आपको बोलना है मुझे इसके बारे में स्किल है, और मैं वहाँ पे कंपनी में 4 साल काम किया था, मुझे कंप्यूटर के बारे में, इन्वेंट्री का काम पता है, सिस्टम के बारे में बात पता है, ITI के बारे में पता है, फिल्टर के बारे में पता है, यानी कि और इलेक्ट्रिशियन के बारे में पता है, इसी के बारे में पता है। आपको पूरा वहाँ पे उनको बताना है, क्योंकि तब आपको अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब आप लोग का इंटरव्यू स्टार्ट होता है ना, आप अगर पहले ही सवाल का, यानी कि पहले ही क्वेश्चन का अगर आपने आंसर नहीं दिया, तो आपको काफ़ी डर लगेगा कि आप यार क्या करें, हमारा पहला ही क्वेश्चन अभी फेल हो गया, हम पहले ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। तो कोई भी ये IPS IAS का इंटरव्यू नहीं पूछते हैं, बस आपको एक नॉर्मल सा इंटरव्यू पूछेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपको किसी ने ना बताया। चलिए बात कर लेते हैं इंटरव्यू में क्या सवाल पूछते हैं कंपनी में। तो कंपनी में क्या रहता है ना, तो कंपनी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में पूछेंगे, जैसा कि आप लोग को पता हो जाएगा, फलाने फलाने फलाने, और पूछेंगे कि आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं। आपको पूरा पूछने, एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो बोलते हैं ना कि वर्जन यानी कि थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं,
कि आप कंपनी में कितना साल काम करे हो, आप कोई हाउस में कितना साल काम किए हो, आपको अरबी आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको इंग्लिश पूछेंगे, इंग्लिश में पूछेंगे, और आपको इंग्लिश थोड़ा अच्छी होना चाहिए, क्योंकि जब कोई बंदा स्टार्टिंग में आता है ना तो उनको इंग्लिश वगैरह तो थोड़ा मोड़ा आती है, लेकिन अरबी थोड़ा भी नहीं आती है। तो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो अरबी अगर सीखना चाहते हो तो थोड़ा जल्द सीखना, क्योंकि हमारे भाई लोग क्या रहता है ना, यहाँ पे बोलते हैं कि हमको अंग्रेजी सीखना है, उसके बाद बोलते हैं हमको अरबी सीखना है, फिर अंग्रेजी सीखना है, अरबी सीखना है। इसी में वो लोगों का 1 साल निकल जाता है। 1 साल मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ना कि वो अच्छे से अरबी सीख पाते हैं, ना कि वो लोग अच्छे से इंग्लिश सीख पाते हैं। यानी कि बस वो लोग काम करते हैं, और उनका जो सुपरवाइजर रहेगा ना, मान लेते हैं अगर कोई इंडिया का निकल गया, तो लोग यार भूल ही जाते हैं कि हमको अरबी सीखना है। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरा सुपरवाइजर भी अरबी है, एक मसरी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं हमेशा अरबी में बात करता हूँ। मुझे पता है कि इंग्लिश से ज़्यादा मुझे यहाँ पे अरबी की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब वो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना तो मैं हमेशा अरबी में जवाब देता हूँ। मुझे पता है अरबी, मुझे भी इंग्लिश आ रही है, ऐसा नहीं कि मैं जीरो हूँ, एकदम पंचर हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी थोड़ा मोड़ा आ रही है इंग्लिश, लेकिन मैं हमेशा अरबी का यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब हम अरबी के साथ अरबी में बोलेंगे ना तो उनके दिल पे लगती है। जो मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि अरबी के साथ अगर आप लोग अरबी में बोलोगे ना तो वो सोचेगा कि ये मेरी भाषा को यूज़ कर रहा है, तो आपको अंदर से रिस्पेक्ट करेगा। ऊपर से नहीं बोलेगा थैंक यू सो मच आपने अरबी यूज़ किया, ऐसा कोई ज़िंदगी में नहीं बोलेगा, लेकिन उसको अंदर से लगेगा ना कि ये भाई काफ़ी अच्छा, मुझे लगा कि ये हमारे अरबी में बात कर रहा है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप उसको अरबी में बोलिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे काम के बारे में ये प्रॉब्लम है। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे भाई लोग क्या काम करते हैं ना, जब कोई बंदा स्टार्टिंग में आता है ना तो अरबी सीख पाता अच्छे से, ना कि अंग्रेजी सीख पाता है, काफ़ी ज़्यादा यानी कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद फिर बोलता है कि हमको घर जाना है। 1 साल जब हो जाता है, 1 से 1.5 साल जब हो जाता है, बोलता है हमको घर जाना है। फिर उसके बाद 2 साल हो जाता है तो उनको बोलते हैं भाई हम अरबी सीख नहीं पा रहे हैं, हमको हमारे दिमाग में अरबी यानी कि कुछ बंदे ऐसे हैं बोलते हैं कि भाई हमारे दिमाग में अरबी का वर्ड आ ही नहीं रहा है। आई क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप लोग एकदम फेल हो चुके हो अपने माइंड से। आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग ट्राई करते तो आप लोग को अरबी आ जाती। तो गाइस, मैं वहाँ पे था, जैसे कि आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब इंटरव्यू देकर वो आया था, मैं चलिए वहाँ पे चला जाता हूँ, क्योंकि ये बात बीच में छूट गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो जैसे कि वो बंदा जब इंटरव्यू में पास हो गया, बाद में उसको क्या काम मिला, उसको कंपनी में एक सिस्टम के तौर पर रखा गया था। उसकी सैलरी कितनी थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी उसकी सैलरी थी 350 दिनार और प्लस ओवर टाइम, यानी कि उसको हफ्ता में 1 दिन 4 घंटा ओवर टाइम, और यानी कि संडे 4 घंटा ओवर टाइम, और थर्सडे यानी कि संडे के दिन ऑफिस खुलती है, और फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन बंद रहती है, और थर्सडे के दिन यानी कि जुमेरात यानी बोलते हैं ना, सॉरी हाँ, थर्सडे दिन जुमेरात बोलते हैं, जुमेरात। तो उसके दिन शाम को 6 से 8 10 6 से 10 4 घंटा, यानी कि हफ्ते में उसको 8 घंटा ओवर टाइम। तो उसको कुल मिला जुला के उसको महीना में 400 KD तक सैलरी मिलती है कंपनी में। और जब दूसरा बंदा यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया, जब ये बंदा यहाँ पहले आ चुका था, फिर उसके बाद वही बंदा सेम टू सेम कैटेगरी का भेजा था, सेम कंपनी थी, सेम सब कुछ था। तो हमारे इंडिया का रहने वाला नहीं था, वो मसर का रहने वाला था। जब उसका इंटरव्यू लिया गया ना, वो इंटरव्यू में फाइनली फेल हो गया। तो इंटरव्यू में क्यों फेल हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं पता था, उसको MS ऑफिस नहीं पता थी, उसको एक्सेल नहीं पता था, उसको CCC के बारे में जो कोर्स वगैरह होता है ना, हमारे इंडिया में CCC अगर आप लोग कर रहे हो तो उसमें आप लोग को पूरा कोर्स अंडर यानी कि पता हो जाता है। बस मैं आप लोग को MS ऑफिस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में जो MS ऑफिस का एक्सेल सिस्टम होता है पूरा यानी कि सेम ही होता है। किस तरीके से सामान को अपडेट करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम हो जाता है। तो वो भाई को कुछ भी नहीं पता था। बाद में क्या हुआ, उसको लगा दिया एक हेल्पर में। तो हेल्पर में यहाँ पे जब लगाते हैं ना भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्यों होती है? जैसे कि हेल्पर का जो काम होता है ना, सामान उठाओ ये उठाओ, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मोटा था और उसकी बॉडी में प्रॉब्लम, फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर यानी कि बॉडी उसकी जो कमर होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था। जब उसको झुकना पड़ता था ना, उसको दर्द होता था। तो यहाँ पे आया था एक ऑफिस में काम करने के लिए एम्प्लॉय के तौर पर। तो एम्प्लॉय के तौर पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ सामान उठाना नहीं है, बस आपको दिमाग से काम करना है। लेकिन जो हेल्पर वाले होते हैं, दिमाग प्लस बॉडी से दोनों काम करना होता है।
तो यही पे सबसे ज़्यादा जो मेहनत करते हैं कुवैत में हमारे भाई लोग इंडिया वाले जो हैं, वो यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। दिमाग प्लस दिमाग से तो काम ही करते हैं, प्लस उनकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा उनको मेहनत से करते हैं। तो हमारे जो ऑफिस वाले होते हैं क्या रहता है, वो लोग यार बस दिमाग से काम करते हैं, बॉडी वगैरह से नहीं, बस कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते रहते हैं। ये सामान घट गया, अच्छा इसको कंप्यूटर में चढ़ाना है, ये सामान चला गया, इसको चढ़ाना है, बस इतना ही रहता है। लेकिन जो हमारे हेल्पर वाले होते हैं, जो हमारे भाई लोग होते हैं इंडिया से आते हैं कुवैत में काम करने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा लेबर वाले होते हैं, तो वो लोग कैसे काम करते हैं आप लोग जान सकते हैं। यार काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा लगता है कि यार हमारे भाई लोग इतनी मेहनत करते हैं और ये बंदा आखिरकार वापस चला गया मसर। तो क्योंकि काम नहीं कर सकता है ना यार, काम क्यों नहीं कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है उनको, और जब मेहनत पड़ती है तो भाई कौन काम कर पाएगा, कोई नहीं काम कर पाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो भाई यहाँ पे 3 से 4 महीना रुका, बोला कि उसको बॉस को बोला कि मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे काम करूँगा ना तो मेरी बॉडी तो यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ तक कि मैं भी यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो बोला कि मुझे प्लीज़ टिकट दे दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है, मैं दूसरे वीज़ा पे आऊँगा। तो मैंने पूरी स्टोरी सुनी तो देखा कि अच्छा इस तरीके से यार यहाँ पे लोग काम करते हैं। और अगर आप लोग कुवैत में हेल्पर के तौर पर आ जाओगे ना तो हर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हेल्पर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि बस सभी हेल्पर की यहाँ पे लाइफ ख़राब है। कुछ कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको खाना भी अच्छे से नहीं मिलता है, कुछ कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको खाना पीना प्लस रूम सब कुछ अच्छे से मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आप लोग को मेरी वीडियो देखकर गलत संदेश नहीं मिलेगा। आपकी लक, आपकी किस्मत दोनों डिपेंड करता है, यानी कि आपकी किस्मत कैसी होने वाली है, आपकी किस्मत यानी कि अच्छी होने वाली है या ख़राब होने वाली है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपको किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप लोग आ जाते हो कुवैत हाउस में, तो चलिए बात कर लेते हैं कुवैत हाउस में। यहाँ पे कंपनी की बात को थोड़ा यहाँ पे मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आज का टॉपिक था कुवैत हाउस के बारे में। जैसे कि हमारे भाई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको अंग्रेजी पता होती है, लेकिन अगर आप लोग कुवैत हाउस में अगर आप लोग यहाँ पे आते हो शेख वगैरह घर में, तो आप लोग को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो शेख का घर होता है वहाँ पे आप लोग को ड्यूटी कम होती है और वहाँ पे आपको पैसा अच्छा खासा मिलता है, आपको वहाँ पे टिप वगैरह मिलती है, लेकिन आप लोग को वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है। क्योंकि वहाँ पे मैंने देखता हूँ ना, वहाँ पे आप लोग को जैसे कि ड्रेस वगैरह देंगे, कंपनी में नहीं, घर में बात कर रहा हूँ, कंपनी में वाइट कलर का टी शर्ट देंगे, शर्ट देंगे, फिर काला कलर का और वो लोग देते हैं पैंट वगैरह, काफ़ी अच्छा उनको वहाँ पे, यानी कि आपको पूरा सिस्टम वाइज रहता है। आप लोग मत समझना कि भाई हम ऐसे ही ड्यूटी करने लगेंगे, कभी लोअर में, कभी इनर में, कभी टी शर्ट में। वहाँ पे आपको एक ड्रेस मिलेगा। मैं देखता हूँ ना, जब भी मैं जाता हूँ कहीं पे, जैसे कि कुवैती वगैरह के मंतके में, मंतका मतलब कि एरिया बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, कोई भी बंदक देखता हूँ, हाँ अच्छा बंदा ये बंदा इस तरीके से पहना है और टाई वगैरह लगाया है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कानून भी होता है उनके घर में। तो आपको जब ड्यूटी आना है तब हमारा ड्रेस पहनिए, आपको ड्यूटी जाना है तो निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा जो ड्रेस है काम करने के लिए है। ड्राइवर वाले, जो मैं आपको सिंपल सा बताना चाहता हूँ, जो हमारे ड्राइवर होते हैं कुवैत में काम करते हैं, आपको हर जगह ऐसा देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे उसका कपड़ा भी, यानी कि जो ड्राइवर होते हैं, आपको अगर बड़े बड़े घर में काम करना पड़ सकता है तो आपको लोग ड्रेस देंगे, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग कहीं पे नॉर्मल घर में काम कर रहे हो तो आपको ड्रेस नहीं, ऐसे सिंपल कपड़े में, जैसे कि अभी मैं कपड़ा पहना हुआ ना, ऐसे बस आपको गाड़ी चलाना पड़ सकता है, इतना ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। आप लोग डरिए मत, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, हमारे भाई लोग यहाँ पे आते हैं, डरते हैं, बोलते हैं भाई हमको कुवैत हाउस में काम करना नहीं आ रहा है और हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग मत डरना, क्योंकि कुवैत हाउस में इतना बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा भी है। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप लोग कुवैत हाउस बॉय में जैसा कि आना चाहते हो, तो आप लोग को यहाँ पे क्या अरबी या इंग्लिश आना जरूरी है? जैसे कि स्टार्टिंग में क्या रहता है, मुझे पता है आप लोग को अरबी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या हमको अंग्रेजी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ 30% ऐसे हैं जिनको, यानी 30% ऐसे हैं और 70% ऐसे हैं, यानी कि ऐसे मतलब कि 70% ऐसे हैं जिनको अरबी नहीं आ रही है और उनको यानी कि थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आ रही है। लेकिन अगर आप लोग 30% में आ रहे हो, 30% में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको अरबी नहीं आ रही है, उनको अंग्रेजी नहीं आ रही है, यानी कि इंग्लिश नहीं आ रही है, तो वो लोग कैसे काम करेंगे कुवैत हाउस में एक बॉय के तौर पर। तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को चुपचाप सॉरी बोलना चाहता हूँ, आप लोग को चुपचाप काम करना है और धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व यानी कि आपको वहाँ पे सीखना है। सीखना यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि मुझे हिंदी में पता है, मैं बैठा हुआ हूँ, और जब कफिल कोई बात करेगा, लेस गाद इंता है, लेस गाद मतलब क्या होता है ना, कि आप क्यों बैठे हुए हो।
तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। और फिर आप कफिल को पूछिए आपने क्या बोला। बैठना मतलब क्या, आना गाद 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 गाद, यानी कि धीरे धीरे जब कोई बंदा यहाँ पे आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आंध्रा का एक बंदा है, काफी ज्यादा बुढ़ा है, यानी कि बुढ़ा यानी कि 60+ उनकी उम्र हो चुकी है, और उनको हिंदी नहीं आ रही है, न कि उनको अंग्रेजी आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। लेकिन ये बंदा, जान सकते हैं यार, 60 साल बाद वाले बंदे यहाँ पे आकर अरबी सीख सकते हैं, तो आप यार 30 साल 35 साल 25 साल वाले होकर अरबी क्यों नहीं सीख सकते यार, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब बंदा आया था, तो मैं जब उसको बुला रहा था ना, बस उसको क्या पता था, ताल ताल और रो, तो ये बंदा को बस इतना पता था। लेकिन इसमें भी कुछ उल्टा था, जब मैं उसको बोलता था ताल ना, वो जाता था, जब मैं उसको बोलता जाओ तो फिर आता था। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, और हमारे इंडिया का बंदा था और काफी ज्यादा उम्र वाला था, और उनकी कुछ प्रॉब्लम भी होगी, इस वजह से ये इतने साल तक काम कर रहे हैं। तो लाइफ में किसी बंदे को कभी भी कोई भी बुरे यानी कि बुरा नहीं सोचना है। तो मैं मेरे यहाँ पे दूर पे काम करता था, तो मैंने उसको बोला कि क्या प्रॉब्लम है, इतने साल तक काम कर रहे हो। तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, यानी कि अपनी बात को मुझे अच्छे से नहीं समझा नहीं पाता था। तो उसका लैंग्वेज वाला एक बंदा था, उसको हिंदी आ रही थी। तो मैंने उसको पूछा कि ये बंदा यहाँ पे इतने साल तक क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, और इंडिया वगैरह नहीं जाना है। बोला कि इसके घर में कुछ प्रॉब्लम है और पैसे की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि जरूरतें हैं। तो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अगर आपको कुछ जरूरत रहेगी तो मैं यहाँ पे हूँ, बस काम के लेवल पे, पैसे के लेवल पे नहीं। पैसे के लेवल पे यार 1-2 दिनार आदमी दे सकता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पैसे के लिए आया हूँ। और हम यहाँ पे कितना बार पैसा, मैंने उसको कितना बार पैसा दिया, 5 दिनार, एक बार 10 दिनार। और बंदा को मैंने बोला आपको पैसा ना हो अभी मत देना, आपको 1 महीना बाद 2 महीना बाद कभी भी पैसा होएगा तब देना, मुझे यानी कि जरूरत नहीं है। यानी कि मेरा कहने का इतना मकसद था कि वो कभी भी घबराए ना कि मुझे उसको पैसा देना है। और वो बंदा यार इतना अच्छा था ना, मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने कितनी बार उसको पैसा माफ भी कर दिया, बोला कि ठीक है, नहीं चाहिए यार, आपको जरूरत नहीं है ना, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि गाइस, कुवैत हाउस में यहाँ पे काफी अच्छा आपको मिल सकता है काम, क्योंकि कुवैत हाउस काफी ज्यादा कैटेगरी में होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 कैटेगरी में कुवैत हाउस को मैं यहाँ पे बांटना चाहता हूँ। यानी कि आपको एक नॉर्मल यानी कि मीडियम, और एक जैसे कि काफी अच्छा वाला, एक काफी कम वाला। तो आपको कहाँ पे आना है। काफी भाई लोग बोलते हैं कि भाई हम कुवैत हाउस में आना चाहते हैं और हम यार अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन वो लोगों को क्या रहता है ना, कुवैत हाउस में यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो कुवैत का कानून है, जो कुवैत का यहाँ पे नियम है, सभी का वीजा सेम तरीके से निकलता है। यहाँ पे जो वीजा की ऑफिस होती है, जैसे कि वजारा बोलते हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ पे एम्बेसी वगैरह में, बड़ी एम्बेसी यहाँ पे है, बेनदिलगार बोलते हैं, तो वहाँ पे वीजा निकलता है। आई थिंक मुझे अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए मैं आप लोग को 100% नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन मेरे पास 100% रहेगी ना, तब मैं आप लोग को 100% बोल दूंगा उसके बारे में, वीजा की ऑफिस कहाँ होती है। तो हो सकता है एम्बेसी वहाँ पे बेनदिलगार में वीजा निकलता है। कोई बंदा बोला था कि वहाँ पे काफी बड़ी एम्बेसी है, तो कोती लोग वहाँ पे जाते हैं, वीजा निकालते हैं। लेकिन कोती लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके घर में काम करने के लिए जाते हैं। क्योंकि जो उनके घर में कोई काम करने के लिए आता है, जैसे कि हाउस बॉय हो गया और हाउस ड्राइवर हो गया, खद्दामा हो गई, कोई खुद जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कंपनी का वीजा निकलता है वो मंदूक के निकलता है। मंदूक आप लोग अपना थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, मंदूक मंदूक मंदूक, यानी कि मंदूक किसको बोलते हैं, जो आपका वीजा लगाएगा, जो आपका वीजा निकालेगा, वो ओनली कंपनी के लिए है। जैसे कि जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मेरा मंदूक काफी ज्यादा खराब है यार, मेरा वीजा लगा ही नहीं रहा है, मेरा वीजा निकलवा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मंदूक बोलते हैं। लेकिन जो कफिल का काम होता है, कफिल हमारा वीजा निकालता है। कफिल आपका वीजा 1 मिनट के अंदर में कुवैती हाउस वाला निकाल लेगा। 1 मिनट का यार, वो ऑफिस में जाएगा, बोलेगा कि इसका जीराक्स कॉपी है, वो कंप्यूटर में ऐड करेगा, पूरा सिस्टम होता है, यानी कि इसमो नेम। और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वीजा पे क्या क्या लिखा रहता है। जब कोई बंदा स्टार्टिंग में, जब कोई कफिल जाता है ना वीजा निकालने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले लिखा रहेगा दाखिल वीजा, यानी कि वीजा एंट्री। सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा वीजा एंट्री, दाखिल वीजा, यानी कि पूरा लिखा रहेगा। फिर उसके नीचे इसमो यानी कि नेम। उसके नीचे लिखा रहेगा आपके फादर का नेम, यानी कि फादर यानी कि वलद, पूरा लिखा रहता है ना। अरबी में लिखा रहता है, अरबी मुझे उतना पता नहीं है, मैं आप लोग को बस इंग्लिश के तौर पे बताना चाहता हूँ। पहले आपका नेम इसमो, फिर उसके बाद फादर से नेम, फिर उसके बाद आपका मदर का नेम वहाँ पे नहीं आता है। आप लोग मत सोचना कि आपके माता का नाम क्यों नहीं है, ओनली फादर से नेम आता है। और यहाँ पे सिविल आईडी पे भी आपका फादर का नेम रहेगा, आपका नेम प्लस फादर का नेम। और वहाँ पे क्या, और नीचे क्या लिखा रहेगा,
मादा क्या होता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मादा यहाँ पे होता है, अगर आप लोग कोयती हाउस में काम करने के लिए आओगे ना, मादा अशरीन। अशरीन का मतलब क्या होता है, आपका कोयती हाउस का जो अकामा नंबर है वो 20 नंबर है, और आपको ओनली फॉर कोयती वर्क, तो ओनली कोयती हाउस में काम करने के लिए आप लोग को यहाँ पे यानी कि रहना पड़ता है। यानी कि इस वीजा, ये वीजा कई कैटेगरी होता है, मैं आप लोग को पूरा बताने वाला हूँ आज। आपको मैं पूरा आज डाउट में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ताकि आपके बीच कुछ भी यानी कि रह ना जाए। और जिससे उसमें लिखा रहेगा मादा अशरीन, उसके नीचे लिखा रहेगा पासपोर्ट एक्सपायरी डेट इसमें लिखी रहेगी, आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर है। और फिर उसके नीचे लिखा रहेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, फलाने फलाने फलाने। और उसके नीचे लिखा रहेगा यानी कि जैसे कि लिखा रहता है ना पूरा ज़्यादा, और वीज़ा कभी एक्सपायर है उसमें भी लिखा रहेगा। जैसे कि जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, जैसे कि जब भी आपका वीज़ा निकलता है ना, यहाँ से कुवैत से जाएगा 3 महीने के अंदर में आप लोग को कैसे भी करके आना है। ऐसा मत करना कि यार 3 महीने से ऊपर हो गया, आपका वीजा एयरपोर्ट पर यानी कि एक्सपायर हो जाएगा, इमिग्रेशन आपका नहीं होगा कुवैत आने के लिए। बाई चांस अगर आपका कुवैत आने के लिए इमिग्रेशन हो जाता है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे गाँव का एक लड़का था, वो कुवैत आ रहा था, अभी ज़्यादा नहीं 3-4 साल की बात है। वो दिल्ली एयरपोर्ट से या बम्बई एयरपोर्ट से आ रहा था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। वो वीजा लेकर फर्स्ट टाइम आ रहा था, और जब वो आ रहा था ना, वो उसका पूरी गलती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलती यार हमारी होती है, हमारी यार गलती होती है ना, हमको गलती स्वीकार करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो मेडिकल लेट कराया, प्लस जब मेडिकल लेट कराया ना, उसका स्टम्पिंग होने में जो पासपोर्ट वीजा जाता है बम्बई वगैरह दिल्ली वगैरह जाता है ना, तो कुवैत का जो वीजा स्टम्पिंग होने के लिए तो जाता था बम्बई वगैरह, तो लगभग 25 से 30 दिन, कभी कभी तो 1 महीना से ऊपर लग जाता था। तो जब स्टम्पिंग लिए वो वीजा अपना भेजा, पहली बात यार जब वीजा इसके घर में आया था, वो सो रहा था, आराम से सो रहा था। उसको कोई फिक्र नहीं थी कि भाई मुझे कुवैत जाना है, मुझे यहाँ पे मेडिकल करवाना है और मुझे पीसीसी करवाना है, उसको कोई फिक्र ही नहीं थी। लेकिन जब थोड़ा लेट हो गया, यानी कि लगभग 20 से 25 दिन हो गया ना, और शायद और भी हो, यानी कि 1 महीना हो गया, तो बोला कि यार हमारा वीजा आया है, हमें कुवैत जाना है। उसके कोई बड़े भैया थे, कोई था, कभी क्यों नहीं जा रहा है तुम, क्यों नहीं वीजा मेडिकल करवा रहा है, क्यों नहीं पीसीसी करवा रहा है, क्योंकि उसको यार दिल से आना ही नहीं था। लेकिन उसकी किस्मत में क्या था, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि जब वो मेडिकल कराने गया, चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल में पास हो गया, और पीसीसी करवाया, उसमें सब ठीक हो गया, पीसीसी भी आ गया। पहले पीसीसी क्या रहता था ना, ये लोग सुबह में जाते थे और शाम के टाइम पीसीसी आ जाता था। अगर आप लोग पुराने हो ना, आप लोग को पता होगा। अगर आप लोग को ऐसा यानी कि पता है, एक बार कमेंट कर देना, ताकि मुझे लग जाए कि हाँ यार आप लोग काफ़ी पुराने हो। एक बार कमेंट कर देना, हाँ भाई आज के 6 साल पहले क्या होता था, एक बार ऑनलाइन कर दो, फिर उसके बाद सुबह में जाओ, आप लोग का फिंगर वगैरह पासपोर्ट जमा करवा लेते थे, फिर आपको पीसीसी साथ में दे देते थे। तो पीसीसी करवा लिया, फिर उसके बाद जब वीजा स्टम्पिंग करने के लिए भेजता है वो, जैसे कि बम्बई वगैरह, उसमें मेडिकल रिपोर्ट लगती है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि उसमें सिस्टम होता है, तो उसमें पूरा लिखा रहता है, पासपोर्ट के बीच में आपका पूरा लिखा रहेगा हाथ से, आपका पासपोर्ट यानी कि वीजा कभी ख़त्म है, ये ओनली फॉर 30 दिन के अंदर में आपको, यानी कि ये उसमें स्टम्पिंग का कितना दिन होता है। तो जब बंदा कुवैत आ रहा था, 1 दिन बचा था। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह से लेकर बारात के 12 बजे के पहले आपको कुवैत जाना ही जाना है, और आज लास्ट डेट है। अगर आप लोग 1 मिनट लेट गए, 12:01 हुआ, तो आप लोग को एंट्री कैंसिल, खलास, कुछ नहीं हो सकता है। तो बंदा जब दिल्ली या बम्बई एयरपोर्ट से वो जा रहा था, तो इमिग्रेशन पर उसको रोक लिया पुलिस वाले ने। यानी कि जो इमिग्रेशन में पुलिस बैठती है, और जो पुलिस होते हैं, जो हमारे इंडिया के कर्मचारी होते हैं, जो इमिग्रेशन बैठते हैं, पुलिस नहीं होती है, वो ऑफिसर लोग होते हैं। तो बोला कि भाई आपका वीज़ा तो अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी अगर कुवैत की फ़्लाइट अगर लेट हो गई, बाई चांस अगर 2 भी घंटा लेट हो गई ना, तो भाई आप तो यार कुवैत से वापस आ जाओगे। तो बोला कि नहीं, मुझे जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है मुझे, बस। तो भाई की किस्मत अभी बताता हूँ कैसी थी। तो बोला कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जैसे कि कम्युनिकेट करने के बाद वहाँ पे उन्होंने इमिग्रेशन लगा दिया वो भाई का। और वो इंडिगो से आ रहा था, मुझे शायद पता है, इंडिगो या इंडिया से आ रहा था, कोई फ्लाइट से आ रहा था, मुझे नहीं पता अच्छे से। तो जब वो क्योत एयरपोर्ट पर आया ना, वो इतना तेज दौड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का टाइम था, 5 मिनट 12 बजने में। यानी कि जो सुबह में घर से निकला, यानी कि अपने घर से सुबह से निकला, और फिर एयरपोर्ट पहुंचा लगभग 12 बजे दिन में, और उसकी फ्लाइट थी शाम को 4 बजे। तो आप लोग जान सकते हो, 4 बजे फ्लाइट थी, या 3 या 4 बजे फ्लाइट थी उसकी। तो कुवैत आया रात को 11:30 बजे या 11:40-45 पे थी, यानी लैंड हो चुका कुवैत एयरपोर्ट पर। तो उसको पता था कि कुवैत एयरपोर्ट पर अगर हम 12 बजे के पहले इमिग्रेशन लगा लेते हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर हम 12 बजे के बाद जाएंगे, यानी कि इमिग्रेशन में लाइन में लगे रहेंगे, तो हमारी एंट्री तो इम्पॉसिबल, और हमको कुवैत एयरपोर्ट पर पुलिस हमको बैठा लेगी, फिर उसके नेक्स्ट डे हमको सीधे इंडिया भेज देगी, यानी कि बिना कहा सुनी के।
तो भाई जब यहाँ पे आया वो, और उसका 1 मिनट बाकी था, बताते हैं यार, वो बोल रहा था कि इतना ज़्यादा इमोशनल हो चुका था भाई, मैं एयरपोर्ट पर दौड़ रहा था, पुलिस वाले भी मुझे, पूरे आदमी लोग देख रहे थे ये पागल हो गया है, क्या कर रहा है। तो एयरपोर्ट पर दौड़ा, फिर उसको पुलिस को बोला कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, प्लीज़ जल्द से जल्द मेरा यहाँ पे स्टम्प कीजिए, मुझे इमिग्रेशन में एंट्री कीजिए। तो पुलिस वाले देखे पूरा ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पुलिस वाले आपका वीज़ा देखते हैं, जैसे कि जब भी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन होता है तो आप लोग को पूरा इंक्वायरी करते हैं, अच्छा हाँ ठीक है आज यार खत्म होने वाला, फट से स्टम्पिंग मारा, उसको बोला साइड में चलिए ठीक है ओके हो गया। तब जाके उसको सांस में सांस आई कि ठीक है चलिए अब तो हम 3 महीने के लिए यहाँ पे हैं। तो 3 महीने के अंदर में यहाँ तो पूरा हो जाता है, मेडिकल कराती हैं। तो यहाँ पे गया, 2-4 दिन बाद मेडिकल कराया, मेडिकल में फिट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सिविल आईडी के लिए, अकामा के लिए अप्रूवल हो मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका सिविल आईडी आ गया। तो यहाँ पे जब भी आप लोग कुवैत में आइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका वीजा तो यार 1 मिनट में निकल जाता है, लेकिन हमारे भाई लोग की गलती रहती है यार, क्या बताएं। गलती तो रहती है ना, एक बार भाई आप लोग स्वीकार करना, आप लोग की गलती क्या रहती है, आप लोग मेडिकल करवाते नहीं हो। आप लोग यार जल्दबाजी में, थोड़ा जल्दबाजी कीजिए, क्योंकि आप लोग क्या रहता है दूसरे काम में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन कुवैत आने के लिए आप लोग जल्दबाजी नहीं करते हो। काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ अपने वीडियो थ्रू। जब भी आप लोग का कुछ कोई भी वीज़ा मिले, चाहे कुवैत हाउस का मिले, चाहे कंपनी का मिले, चाहे मजरा का मिले, चाहे कुछ भी वीज़ा मिले, ये नहीं मैटर करता। आप लोग को जल्द से जल्द कुवैत आने के लिए तैयार रहना है। ऐसा मत समझना कि यार हम आराम से जाएंगे तो हमको यार कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टम्पिंग करने में और पीसीसी करने में, अब बताते हैं ना 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जब भी आप लोग का वीज़ा आए, जैसे कि वीज़ा अगर आपको आज हाथ में आ जाता है तो आपको आज ही के लिए रवाना हो जाना है, यानी कि आज ही के दिन रवाना हो जाना है पीसीसी और पूरा सब कुछ काम कराने के लिए। जैसे कि मेडिकल कराने के लिए पीसीसी जो होती है उसको भी यानी कि आपको करवा देना है, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करवा देना है, क्योंकि हो सकता है आपकी डेट ना आए और आपका वीज़ा खत्म होने के करीब हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग का सपना चूर हो सकता है पैसा कमाने का, क्योंकि भाई मुझे पता है कि आप लोग कुवैत तभी आना चाहते हो, आप लोग को पैसा नहीं है, आपको प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, और इस वजह से आप लोग कुवैत आना चाहते हो। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को क्या बताया, आप लोग कुवैत आ सकते हो, लेकिन आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिमाग से भी काम करना होगा। ऐसा नहीं कि बस आप लोग बॉडी से काम करो। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो कुवैत आते हैं और यहाँ पे दिमाग से तो नहीं काम करते हैं, बॉडी से काम करते हैं, यानी कि यार 40-40, 50-50 किलो का सामान अपने सर पे उठा के, यानी कि अपने बॉडी से उठाते हैं, बाद में बोलते हैं कि भाई हमको ये प्रॉब्लम हो गई, हमको बैकेज हो गया, यानी कि ये सब कुछ बैक पेन हो गया, सब प्रॉब्लम हो गई। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, थोड़ा दिमाग से लगाइए काम, थोड़ा दिमाग से काम करिए। यहाँ पे देखता हूँ कि यार काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। गाइस मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम करके है सरफराज अहमद करके, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पूरा लिख चुका हूँ। तो उन्होंने ये अच्छा सवाल पूछा है कि भाई मैं कुवैत हाउस में काम कर रहा था और मेरा कफील जो है वो मुझे यहाँ पे मजरा में काम लगा दिया है और मैं यहाँ पे भेड़ बकरे चरा रहा हूँ, तो कोई तरीका है मैं यहाँ पे कंपनी में काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो हाँ भाई, मैं आपका सवाल का आंसर मैं आपका पूरा अच्छे से समझ गया हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले आपको यह कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि मुझे यहाँ पे कितना साल हुआ है, यानी कि आप कितने साल से कुवैत हाउस में काम कर रहे हो। अगर आप लोग नए हो, यानी कि आप फ्रेशर हो, जैसे कि आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर नहीं देने वाला हूँ। आप लोग को मैं नहीं बताने वाला हूँ कि आप लोग को कैसे वहाँ पे काम छोड़ना है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे 1 साल हो चुका है या 2 साल हो चुका है, तो मैं आप लोग को सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप लोग को कैसे वहाँ से जाना है या आप लोग को कैसे कुवैती से बात करना है। तो इसमें कई शर्त होती है कि हो सकता है आपका जो कफील हो उनके मजरा में, हो सकता है उसका बंदा जो है यानी कि बंगाली वगैरह या हमारे इंडिया का जो बंदा मजरा में काम करता है, तो हो सकता है चला गया हो अपने सफ़र, यानी कि अपने घर वगैरह चला गया हो, इंडिया चला गया हो या बांग्लादेश चला गया हो। तो हो सकता है उसकी जगह पे आपको रखा है और आप घर में अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से आपको वहाँ पे रखा है। तो आपको कई तरीके से सोचना होगा, ऐसा नहीं कि यार कि हमारा कफील अच्छा नहीं है और हमको जॉब चाहिए दूसरी जगह। तो आपको यार थोड़ा मोड़ा समझना है, अपना थोड़ा बैठना है कि यार मैं घर में अच्छे से मैंने काम नहीं किया, इस वजह से मुझे लगता है यहाँ पे डाल दिया है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कफील कैसा है। जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, आपको 1 या 2 महीने में उसके पत्ते खुल ही जाएंगे कि हमारा कफील हमारे साथ अगले 5 साल तक, 4 साल तक, 2 साल तक हमारे साथ किस तरीके से हमारे साथ क्या व्यवहार करने वाला है, किस तरीके से हमारे साथ बिहेवियर करने वाला है, यानी कि हमारे साथ क्या परेशानी करने वाला है, हमको परेशान करेगा या नहीं करेगा। आपको नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर में पता चल जाएगा कि हमको ये सैलरी टाइम पे देगा कि नहीं देगा।
तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे साथ मेरे साथ बंदा एक आया था, इंडिया से आया था, साथ ही में मेरे घर से थोड़ा 2 किलोमीटर रास्ता है। जब वो गाइस इंडिया से कुवैत आया था और घर में काम करने के लिए आया था वो, तो कफिल उसका बहुत ही अच्छा बिहेवियर है, यानी कि कफिल बहुत ही अच्छा था। और मैं किसी बंदे को यहाँ पे कुछ बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। तो बंदा जब इंडिया से कुवैत आया था, उसका खाला एक लड़का था, वो वीज़ा निकाला था। तो उसकी सैलरी थी 120 दिनार। और जब वो काम कर रहा था, उसका कफिल काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर अचानक क्या हुआ ना, मुझे पता नहीं चला कि उसका कफिल का दिमाग यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान करने लगा कि ये बोला कि आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हो और आप सफाई नहीं कर रहे हो। और जब वो वीज़ा, दूसरा बंदा जो वीज़ा निकाला था, वो उस टाइम जो था इंडिया में, क्योंकि वो सफ़र गया था। तो हमारे भाई लोग यहाँ पे आते हैं, कहीं किसी किसी बंदे की यानी कि किस्मत ख़राब हो जाती है। ऐसा मत सोचना कि भाई ये सभी कोयती हाउस में काम करना सही नहीं है। यहाँ पे ऐसा ऐसा हाउस है ना, अगर आप लोग काम करोगे ना, आपकी लाइफ क्या यार, आप कुछ भी यार कर सकते हो, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, इतना पैसा मिलता है। और यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ गए ना, ऐसे ऐसे घर में यहाँ पे शेख होते हैं, बड़े बड़े शेख। जैसे कि यहाँ पे एक रोज़ा पड़ता है, रोज़ा में अगर आप लोग काम करोगे ना, रोज़ा एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े फैमिली वाले रहते हैं। मैं वहाँ पे एक बार गया था, जैसे कि जमैया पड़ती है, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, वहाँ पे कुछ काम था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो पता चला कि यार यहाँ पे काफ़ी बड़ा यानी कि मिनिस्ट्री वाला एरिया है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े शेख वगैरह का घर होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा वाले रहते हैं। मान लेते हैं अगर आप लोग वहाँ पे चले गए हो और आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हो, तो पक्का आप लोग को वहाँ पे 100% सैलरी तो मिलेगी ही अच्छी खासी। यानी कि आप लोग इंडिया का 30 से 35 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हो। और जब ईद वगैरह आएगी, जैसे कि अभी यहाँ पे चल रहा है रमज़ान, और अगर ईद आएगी या बकरीद आएगी या कुछ भी त्यौहार आएगा ना, आपको 100 से 200 केडी तक आपको वहाँ पे पक्का टिप वगैरह मिल जाएगी। आँख बंद करके आप लोग को 100 दिनार से लेकर 200 दिनार तक। वो लोग यार, क्योंकि उनकी इतनी फैमिली होती है ना, जैसे कि ईद वगैरह में जब उनके त्यौहार होते हैं, तो उनके लड़की वगैरह आते हैं घूमने के लिए, तो आपको ईद ही दे देंगे। यानी कि उनको इतना पैसा होता है ना कि वो क्या सोचते हैं ना कि हाँ, ये हमारे घर में इतने साल से है और हमारे घर की खिदमत करता है, हमारे घर की सफाई करता है और हमारा ड्राइवर है। तो 10-20 दिनार यार ये लोग ऐसे आग बंद करके दे देते हैं। अगर इसी तरह उनके कोई फैमिली रिलेटिव आ गया 10-20 लोग, अगर 10-20 दिनार एक बंदा दे दिया ना आपको, तो यार ऐसे 10 जाई में 100 दिनार हो जाएगा। अगर 20-20 दे दिया तो भाई 200 हो जाएगा। आप लोग जान सकते हो, काफ़ी यार यहाँ पे पैसा भी है। और हमारे भाई लोग आते हैं कुवैत इस वजह से, क्योंकि कुवैत में दिनार की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। 1 केडी 270 रुपया, 260 रुपया होता है। और यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आप लोग को मेहनत भी करनी पड़ती है। और मैं आपको एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, कुवैती हाउस में यार हमारे भाई लोग जो आते हैं ना, यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा जो नए होते हैं, जो 21 से 23 के बीच में जिनकी उम्र होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा एंगर आता है। एंगर यानी कि गुस्सा, उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन मैं भाई आपको सरफराज में बताना चाहता हूँ, इसमें मैं आपको सलूशन नहीं बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे फंस चुके हो और आपको यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1 साल या 2 साल हो चुका है, तो आपको कैसे वहाँ से जाना है और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप भाग भी नहीं सकते हो, आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, आपके पास जैसा कि सिविल आईडी होती है ना, आपके पास सिविल आईडी भी नहीं है। अब क्या करें, सबसे बड़ा मसला यही आता है। तो आप सीधा कफिल को बात कीजिए कि बाबा मुझे आप प्लीज़ सैलरी ज़्यादा कीजिए, और मैं यहाँ पे मैं बीमार हो रहा हूँ, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, और अगर हमको काम पे रखना है तो रखिए, नहीं तो हमें जाना इंडिया। तो पक्का कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा, 100% रिप्लाई करेगा। क्योंकि 99% लोग इस वजह से कुवैत में फेल हो जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो लोग कभी ट्राई नहीं करते हैं बात करने के लिए। और ट्राई करते हैं ना, वो लोग अच्छे से ट्राई नहीं करते हैं। अच्छे से ट्राई करने मतलब क्या होता है ना, वो अच्छे से बात नहीं करते हैं। जैसे कि आपका कफील काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ कंपनी में, जैसे कि कंपनी में प्रॉब्लम होती है हमारे हेल्पर वाले को, हमारे ऑफिस में जो काम करते हैं मैनेजमेंट वाले, जैसे कि एम्प्लॉय वगैरह, उनको भी प्रॉब्लम होती है। अगर वो लोग ठंडे दिमाग से बैठ कर, जैसे कि पहले बैठें, थोड़ा देर बैठें, उसके बाद सोचें, अच्छा मुझे क्या करना है, उसको अच्छे से बात करने के लिए ठंडे दिमाग से आराम से कि मेरा सैलरी बढ़ा दे। और अगर मान लेते हैं नहीं बढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। आपको ऐसा सोचना है। लेकिन 99% 9999 यानी कि 0.1% लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें यार उसको कैसे भी खुश करना है, और हमको घर में पैसे की प्रॉब्लम है, और हमको अगर यहाँ से जॉब चली गई और प्रॉब्लम तो हो ही रही है,
क्या हम ऐसा करें कि हम यहाँ पे इनको थोड़ा दिमाग लगा कर, दिमाग यानी कि थोड़ा अच्छे से बात करके, यानी कि गुस्सा ना करें, उनको कंट्रोल करें, यानी कि हम उनको कंट्रोल करें, हमें वो ना कंट्रोल करें। पैसा देने के मामले में तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन काम के मामले में हम उनको कंट्रोल करें, यानी कि एक काम को इतना बढ़ा देना कि उसका दिमाग, यानी कि अच्छा हाँ भाई आप तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो, आप यहाँ पे यार मायने रखता है, आप यहाँ पे काम करते हो, तो आपको पक्का प्रमोशन कर सकता है, 20 से 30 दिनार, 10 से 20 दिनार सैलरी बढ़ा देगा। मान लेते हैं अगर आप लोग को काम करना पसंद नहीं है तो उसको बोलिए कि बाबा मुझे यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो रही है, मेरी बॉडी प्रॉब्लम में है, मैं बुखार हो जाता है, मेरा को चक्कर आ रहा है, यहाँ पे नहीं काम कर सकता हूँ मजरा में, तो हो सकता है आपको सोल्यूशन निकाले। लेकिन हमारे भाई लोग क्या काम करते हैं, गुस्सा में जाते हैं, बोलते हैं कि हमको काम ही नहीं करना है, हमको जाना इंडिया। और वो लोग जब इंडिया जाते हैं उनको कोई काम देने वाला नहीं मिलता यार। मैं देखता हूँ, लाइव प्रूफ एग्जाम्पल है। अगर आप लोग इंडिया में जा रहे हो, ठीक है जाइए, आप लोग को कोई रोकने वाला नहीं मिलता है, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, एक बार सोचिए बैठकर, जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ, मुझे सोचना है अच्छा मैं जब कोच से इंडिया जाऊँगा और अभी मैं काम कर रहा हूँ और मैं अगर कोच छोड़ दूँगा तो मुझे इंडिया में कोई जॉब नहीं है, मेरा कोई दुकान नहीं है, ना कि मेरी कोई यानी कि कुछ सपोर्ट भी नहीं है। अभी तो मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ 20 से 25 हज़ार रुपया। अगर मैं यहाँ पे छोड़ के चला गया लात मार के, तो मैं यार इंडिया में तो यार 100 रुपया नहीं कमा सकता हूँ। अगर आप लोग ऐसे सोचोगे ना, मैं आप लोग को पूरी सच्चाई घटना बता रहा हूँ, पूरी सच्चाई तरीके से, किस तरीके से इंसान यहाँ पर आकर फंसता है और गुस्से में आकर गलत डिसीजन लेकर वहाँ यहाँ पे पछताता है, इंडिया में जाके पछताता है, यहाँ पे नहीं पछताता है। क्योंकि दिमाग ऐसी चीज़ है ना, गुस्सा जब आता है ना उसको मज़ा आता है कि हम झगड़ा करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे झगड़ा भी करना अच्छा होता है। जब आपके साथ अत्याचार होने लगे, जब आपके साथ बुरा होने लगे ना, तो झगड़ा करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बैठना है, ठीक है, गुस्सा तो आता है, ठीक है, लेकिन काम भी तो चाहिए ना भाई। अगर हम इंडिया चले जाएंगे तो हमारी फैमिली को देखेगा कौन? हम यार हम रोड पे आ जाएंगे, हमको तो कोई पैसा, यानी कि हमारे कोई घर में पूछने वाला भी नहीं रहेगा। हमारे बड़े अब्बू, हमारे खाला, हमारे नानी, हमारे और भी जो रिश्तेदार हैं वो लोग गाली देंगे, वो लोग भी अब मेरा 1 रुपये हेल्प नहीं करेंगे। मान लेते हैं अगर हम उनसे उधार ले लेते हैं 1000 रुपया, अगले दूसरे दिन उधार, यानी कि उसको वो लोग यानी कि बोलेंगे कि पैसा किधर है, हमारा 1000 रुपया डूब गया, किधर है? तो यार ऐसे ऐसे वो लोग सवाल का आपको फंसा देंगे। तो आप लोग प्लीज़ यार एक बार सोचिए, अपनी फैमिली के लिए सोचिए, क्योंकि हमारे भाई लोग यहाँ पे आते हैं, डिसीज़न ऐसा ले लेते हैं ना, बाद में क्या होता है, वो लोग जाते हैं, उनको कफिल भी यहाँ पे उनको प्रॉब्लम कर सकता है, हो सकता है केस कर दे। तो आपको ठंडे दिमाग से सोचना है और काम करना है, और यहाँ पे अच्छा से अच्छा पैसा कमा कर अपनी फैमिली को देखना है, अपने बीवी बच्चों को देखना है। मान लेते अगर आपकी शादी हो गई तो, अगर नहीं हुई तो अपने माँ बाप को देखना है। प्लस आपकी अगर शादी हो जाती है, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, तो आपको अपने माँ बाप को भी देखना है। ऐसी सोच रखनी भाई, क्योंकि आपके माँ बाप आपको बड़ा किए हैं इतनी मेहनत से, आपको पता नहीं, आप तो बस बड़े हो गए ऑटोमेटिक। इतने छोटेपन से आपके माँ बाप आपको देखते आए हैं, आज ये आप पैसा कमा रहे हो, फिर भाई आप लोग अपने माँ बाप को छोड़ दियो बीवी बच्चों के चक्कर में, बीवी के चक्कर में। तो आपको कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है। आपको सभी को बराबर देखना है, किसका लेबर कहाँ पे है, किसका यानी कि रिलेशन किसके साथ है। माँ बाप के साथ रहना तो माँ बाप को यानी कि साथ में रहना है। जब यानी कि मैं वहाँ पे छोड़ देता हूँ जाने के लिए वो बात, तो आपको अच्छे से यहाँ पे काम करना है। आपकी रोजी रोटी आपके हाथ में है। जब आपका नसीब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आपको कभी भी जानबूझकर, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको जानबूझकर कभी भी अपनी रोजी रोटी पे लात नहीं मानना है। जैसे कि ज़िंदगी में, लाइफ में क्या होता है, आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 6 साल या 7 साल से काम कर रहा हूँ। 2016 में आया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा दुनिया देखी है। यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे नसीब में ये काम है और हमारी किस्मत ख़राब हो गई है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी किस्मत ख़राब है, आपको जॉब अच्छी नहीं मिली है, आपका कोई हाउस में आपका काम अच्छा नहीं है, चलिए ठीक है, आपकी किस्मत ख़राब है। लेकिन कौन कौन से ऐसे बंदे हैं, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो जानबूझकर बोलते हैं, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग जानबूझकर या लात मारकर चले जाते हैं घर। लात मारकर मैं इस वजह से इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, वो लोग यार अपने पैर पर टेंगारी मारकर घर जाते हैं। क्या बोलते हैं कि यार हमें इस जॉब को करना ही नहीं है और हमें आना है दूसरे वीज़ा पर। हो सकता है यार आप लोग इस जॉब को करने के लिए बने थे, और जब आप लोग इंडिया जाओगे तो आपका लॉस होएगा, आपका नया वीज़ा निकलेगा। हो सकता है आप लोग को 6 महीने के पहले ना आ पाओ और आपका वीज़ा ना ख़त्म हुआ, हो सकता है 2-2 साल लग जाता है यार
मैं देखता हूँ यार कुछ बंदे ऐसे हैं जो कुवैत से गए हैं और वीज़ा पे उसका सिविल आई डी पे पूरा जैसे कि उनका अकाउंट वगैरह था, लेकिन वो लोग 2 साल के पहले नहीं आ रहे हैं। यानी कि उनको वीज़ा निकलेगा, लेकिन अगर वो लोग आएंगे ना कुवैत एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुवैत का जो एयरपोर्ट है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कानून है उनको उल्लंघन किया है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करते हुए कुवैत में आना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चलूँ कि कुवैत हाउस में लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो कुवैत में आकर यहाँ पे उनके घर में काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो 3-4 महीना काम करते हैं अच्छे से, बाद में जब देखते हैं कि यार ये हमें काफ़ी कम सैलरी दे रहा है। जैसे कि जब भी आप लोग कुवैत हाउस में काम करने के लिए आओगे ना, यहाँ पे जैसे इंडिया में रहोगे ना, आप लोग को तो 5-10 हज़ार रुपया काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब आप लोग कुवैत हाउस में काम करोगे, यहाँ पे जब आपको सैलरी मिलेगी 120 दिनार, 130 दिनार, तो आप लोग सोचोगे यार मैं यहाँ पे 26-27 हज़ार रुपये आराम से कमा रहा हूँ। लेकिन इंसान की यहाँ पे एक मेंटेलिटी रहती है, इंसान के अंदर एक दिमाग में ऐसा क्या चलता रहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कुवैत हाउस को लोग छोड़ते क्यों हैं, आखिरकार लोग क्यों छोड़ रहे हैं, और आपको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आपको लोगों की बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? आप लोग को प्लीज़ केयरफुल्ली इस बात को सुनना है, नहीं तो आप लोग हमेशा अपने सर पर हाथ रख कर रोएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे 3 महीना 4 महीना हो जाता है और आप लोग को पर मंथली सैलरी मिलती है। जैसे कि आपका इंडिया बन जाता है 30,000, कभी 25,000, कभी यानी कि 35,000। यानी क्या रहता है ना, आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा आप लोग कितना खर्चा करते हो। लेकिन जो यहाँ पे खाने का पैसा, रहने का पैसा, सब कुछ आपको कुवैती देगा। यानी कि आपको कुवैती अपने घर में सुलाएगा, यानी कि कहीं पे आपको फ्लैट दे देगा, यानी कि आपको कहीं पे रूम दे देगा और अच्छी खासी आपकी सुविधा रहेगी। लेकिन आप लोग किस चक्कर फंसते हो ना, मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप लोग थोड़ा पुराने हो जाओगे ना, आप लोग घर से बाहर निकलोगे, जैसे कुवैती हाउस का घर रहेगा ना, उससे कहीं बाहर जाओगे घूमने के लिए, जैसे कि मुर्गाब हो गया, फाहिर हो गया और मालिया हो गया, हसाबी हो गया, यहाँ तक कि आपके दोस्त यार कहाँ पे रहते हैं, आप लोग वहाँ पे जाओगे और आपके दोस्त यार जो रहेंगे वो क्या रहेंगे ना, वो लोग कुवैती कंपनी में काम करेंगे, यानी कुवैत की कंपनी में काम करेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके 2 साल की सैलरी कितनी रहेगी? 250 दिनार, किसी किसी के 300 दिनार, किसी किसी की जैसे रहती है ना 350 दिनार। आप तो यार 130 दिनार में अटके हुए हो। तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि अच्छा यार हम यहाँ पे 130 कमा रहे हैं और जो हमारा दोस्त है यार इतना पैसा कमा रहा है, महीना में 70,000, 80,000, 90,000। तो फिर आपका दिमाग वहाँ पे घूम जाता है कि भाई हम यार यहाँ पे कुवैती हाउस में इतना मेहनत करते हैं, और जो कंपनी वाला है बोलता है कि हमको ईद पे 10 दिन की छुट्टी मिलती है, बकरीद पे 5 दिन की छुट्टी मिलती है, और त्यौहार बीच बीच में आता रहता है, उसमें पार्ट टाइम चलता रहता है। अगर पार्ट टाइम नहीं रहता है तो हमको छुट्टी दे देते हैं। लेकिन यार जो कुवैती है यार हमको बस एक ही छुट्टी देता है, वो भी 15 दिन पे 1 दिन में या हफ्ता में 1 दिन में। तो यार हम यार आके फंस चुके हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आप लोग को ये बात बोलना चाहता हूँ कि गाइस आपकी किस्मत वहाँ तक आपको लाई है। इंडिया में आप यार 5-10 हज़ार कमा रहे थे, अगर आप लोग कुवैत में 30,000 कमा रहे हो तो क्या बुरा है यार। हो सकता है आप लोग यहाँ पे पहले काम कीजिए, 1 साल 2 साल निकालिए, उसके बाद फिर आप डिसीजन कीजिए। मैं देखता हूँ कि यार 3-4 महीना निकालते हैं लोग, उसके बाद फिर उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी के कारण वो लोग काम को यानी कि जॉब को क्विट कर देते हैं। बोलते हैं कफिल को कि हमको काम नहीं करना है यार, हमको और पैसा चाहिए। भाई जब आपका 3-4 महीना होएगा तो क्या कफिल आपका सैलरी बढ़ाएगा? जिंदगी में नहीं बढ़ाएगा यार। लेकिन ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो यार? ऐसा मत कीजिए। मैं आप लोग को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग आए हो यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए आए हो, अपने माँ बाप के लिए आए हो, अपने फैमिली के रिलेटिव जितनी की बीवी बच्चों के लिए आए हो, तो थोड़ा समझिए यहाँ पे आप लोग कितना पैसा कमा रहे हो। काफ़ी है यार, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में पैसा इंसान इतना कमा लेता है ना, उसको काफ़ी नहीं होता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि यार आपको सैलरी 200 दिनार हो जाए, 300 दिनार हो जाए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। आप लोग को बस थोड़ा यहाँ पे पेशेंस प्लस आपको गुस्से को कंट्रोल कर यहाँ पे काम करना है। और यहाँ पे लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, 70% लोग जॉब को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग क्या रहता है ना, वो लोग को जल्दी रहती है, हमेशा उन लोग को कुवैत के आने में जल्दी रहती है, पैसा कमाने में जल्दी रहती है। और वो लोग बोलते हैं कि हमारी सैलरी अभी बढ़ जाए इकट्ठे 20,000, 10,000। कंपनी में भी यहाँ पे ऐसे नहीं बढ़ता है। जो बड़ी बड़ी पोस्ट वाले होती है, जैसे कि जिनकी सैलरी यहाँ पे 900 दिनार, 1000 दिनार, वो लोग को इकट्ठे बढ़ती है 100 दिनार। जब भी वो लोग की सैलरी बढ़ेगी ना कुवैत में, तो 100 दिनार करके बढ़ती है गाइस। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे रहता कहना चाहता हूँ। वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है गाइस। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कल।